सर सबसे पहले पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस चैप्टर के अंदर, और मुझे किसी भी और टॉपिक पे और डिटेल में बात करनी हो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। इजी टॉपिक में थोड़ा जल्दी कराऊंगा, हार्ड टॉपिक थोड़ा स्लो कराऊंगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक पे थोड़ी सी और हेल्प चाहिए मुझे बोलना, मैं हैंड टू हैंड कर दूंगा। अभी टाइम है, बाद में नहीं मिलेगा। अभी हम करना चालू करें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या रही 1950 से लेकर 1990 के बीच में। क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या रही 1950 से लेकर 1990 के बीच में। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको आना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम का। किसका? इकोनॉमिक सिस्टम का। देखो, आपसे कोई पहले तो पूछे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है इकोनॉमी में यह डिसाइड करना कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव तरीके से बनाए या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से बनाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी गरीब लोगों के लिए बनाना है, अमीर लोगों के लिए बनाना है, कौन सी कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस बनाने। तो इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? आप बोलोगे इकोनॉमिक सिस्टम मींस क्वेश्चंस ऑफ, इकोनॉमिक सिस्टम मींस क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक सिस्टम मींस क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इतना सा भी ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बोले इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। कौन कौन से बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बोलो क्लियर है क्या? अब 1 बाय 1 तीनों के ऊपर अपन बात करेंगे कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, सब में मेन बातें याद रखो, सब में मेन बातें याद रखो। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तब मेन बातें क्या याद रखोगे? मेन बातें क्या याद रखोगे? आप बोलोगे इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। बोले रिसोर्सेज की प्राइवेट ओनरशिप होती है, रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। फिर आप बोलोगे द मेन गोल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर आप बोलोगे ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, only those goods are produced which can be sold at profit। सिर्फ वही गुड्स बनाए जाते हैं जिन्हें मार्केट में प्रॉफिट पे बेचना जरूरी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज ओनली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ कंट्री। बोलो आया कि नहीं आया? फिर आपसे कोई पूछेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, तब मेरिट में एक ही मेरिट मेन याद रखो कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है, खुद का बहुत फायदा होता है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, इसलिए क्या प्रमोट करती है? सेल्फ इंटरेस्ट। एंड इसमें जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा आती है, जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। तब क्या बोलेंगे? इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। फिर आपसे कोई पूछेगा यार डीमेरिट क्या है, तब डीमेरिट बोलोगे, आप डीमेरिट बोलोगे इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड पुअर आर नेग्लेक्टेड। बोले सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर होता है, सोशल वेलफेयर इग्नोर होता है, और जो पुअर पब्लिक है वो इग्नोर होती है। उसके बाद आती है अगली इकोनॉमी। अगली इकोनॉमी कौन सी है याद करो? अगली इकोनॉमी कौन सी है याद करो? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आपसे कोई पूछेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, क्या क्या बातें लिख के रहोगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में? आप बोलोगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी
means of production in socialist economy are owned by government. फिर आप दूसरी चीज बोलोगे, main goal is to maximize social welfare. Main goal is to maximize social welfare. There is direct participation of government. There is direct participation of government in process of production. मतलब इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं करती है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं करती है. अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के दो फीचर है. सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट क्या है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट क्या है. सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट क्या है? बोले इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. बोले एक तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा. इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एंड इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डीमेरिट क्या है? जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस. इसमें क्या होता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर प्रमोट हो रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं हो रही, सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, तो जीडीपी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है. ये डीमेरिट है. फिर अपन बात करेंगे मिक्स इकोनॉमी की. बात करेंगे, ये तो इजी टॉपिक्स हैं, आ रहे होंगे समझ में. बोलो बेटा डिटेल में कहोगे, डिटेल में बात करूंगा, चिंता मत करना. अब किसकी बात कर रहा हूं? मिक्स इकोनॉमी की. किसकी बात कर रहा हूं? मिक्स इकोनॉमी की. तो मिक्स इकोनॉमी में क्या बोलोगे? इन मिक्स इकोनॉमी देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये बेसिकली मिक्सचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी का और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. फिर आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और गवर्नमेंट का रोल होता है, और गवर्नमेंट का गोल होता है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर. बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर play a significant role in the economy. Both private and public sector play a significant role in the economy. अच्छा, अब इसके मेरिट्स क्या हैं? तो आप मेरिट्स में क्या करना, दोनों के मेरिट लिखाना, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी, दोनों लिखाना. मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं. मैं क्या लिखूंगा मेरिट में? इट combines merits of both socialist and capitalist economy. बोले इसमें दोनों इकोनॉमी के मेरिट्स आ जाते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट. डीमेरिट क्या है? इट ऑफन लीड्स टू, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, बहुत ज्यादा करप्शन आ जाता है. इट ऑफन लीड्स टू करप्शन एंड inefficiency and low productivity in public sector. बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताइए. तो ये कौन सी इकोनॉमी की बात हो गई? मिक्स इकोनॉमी की बात हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो गई और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो गई. और इसी को क्या बोला जाता है? कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम. इसी को क्या बोला जाता है बेटा? कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम. यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया. अब देखो आगे की बात करते हैं. मैं क्या कह रहा हूं, आप आगे की बात करते हैं. अब सर अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी चैप्टर में. अभी हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा, या अपन ने क्या पढ़े? इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े. बोलिए कोई प्रॉब्लम है? अब सर एक अगला टॉपिक आएगा. अभी हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक सिस्टम. अगला टॉपिक आएगा
इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अभी क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। सर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कंट्री के रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? आप बोलोगे इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस। इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ countries resources in different activities according to priorities। हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि पहले कहां रिसोर्स यूज करना है और उसके बाद का रिसोर्स यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में क्या करी जाती है? प्लानिंग करी जाती है। बोलो आता है कि नहीं आता है समझ में? बोलिए यस और नो। फिर आप क्या बोलोगे? इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए 5 ईयर अप्रोच अडॉप्ट करी। क्या अप्रोच करी? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच। तो आप क्या बोलोगे? इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान्स एज अप्रोच ऑफ ग्रोथ which was pioneered by सोवियत यूनियन यानी रशिया। मतलब इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग की अप्रोच यूज करी, और ये 5 ईयर प्लानिंग की अप्रोच हमने कहां से उठाई थी? सोवियत यूनियन से उठाई थी। कहां से उठाई थी? सोवियत यूनियन से उठाई थी। बोलो क्लियर है? बोलो यस और नो। ठीक है। अच्छा अब एक बात और याद रखनी है। आपको किसी को याद है 5 ईयर प्लानिंग हमने डिसकंटिन्यू कब करी? हाँ 5 ईयर प्लानिंग डिसकंटिन्यू हो गई है 2000। 5 ईयर प्लानिंग डिसकंटिन्यू कब हुई मैं ये जानना चाहता हूं। 2012 लिखोगे 2011 लिखोगे? अरे बोलो भाई, पेपर में एक एमसीक्यू आया 5 ईयर प्लानिंग कब डिसकंटिन्यूड हुई, तो क्या लिखोगे? 2012 लिखोगे या क्या लिखोगे? बताओ। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं सब अच्छा 2-3 बातें बताता हूं, मतलब मैं पूछूंगा पहले फिर बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बताओ 5 ईयर प्लानिंग करता कौन था? 5 ईयर प्लानिंग करता कौन था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करती थी। 5 ईयर प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करती थी। अब 5 ईयर प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन थी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है हमने 5 ईयर प्लानिंग को क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया, और प्लानिंग कमीशन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। 5 ईयर प्लानिंग को भी डिसकंटिन्यू कर दिया और प्लानिंग कमीशन को भी क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। याद रखोगे ये बात? अच्छा आप बोलोगे प्लानिंग कमीशन was replaced by किससे रिप्लेस हुई? नीति आयोग से। प्लानिंग कमीशन was replaced by नीति आयोग। नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या? बोलो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर आप बोलोगे लास्ट 5 ईयर प्लान केम इन ईयर 2012। आखिरी 5 ईयर प्लान कब आया? 2012 में आया। आखिरी 5 ईयर प्लान कब आया? 2012 में आया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए यस और नो। तो कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा। लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 2012 में। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, पहले ये लिख देता हूं। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? तो आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन था, किसने हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे पीसी मेहलानोबिस is considered as father of economic planning in India। ठीक है आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अरे मैं पूरी पीडीएफ भेजूंगा, आओ चिंता मत करो, कोई लिखने में छूट गया पीडीएफ भेजूंगा, तुम्हारे लिए बना रहा हूं, मेरे कोई काम की नहीं है, मेरे कोई काम की नहीं है। ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, एमसीक्यू के लिए आएगा तो अटेम्प्ट करेंगे, आड़ा टेढ़ा भी आएगा करके आएंगे, क्या दिक्कत है। चलो अब सर लॉ ये बोलता है इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए उनके कॉमन गोल्स थे, मतलब सभी 5 ईयर प्लान, जैसे इंडिया में टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए, अच्छा ये भी बताता हूं, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए। कितने 5 ईयर प्लान आए थे हमारी कंट्री में, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे, ये बात ध्यान रखना। टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए थे हमारे देश में, 12। अच्छा एक चीज और समझना, हमारी कंट्री में टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए, 12 5 ईयर प्लान आए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा अब एक बात और याद रखना, सभी प्लान्स में कुछ गोल्स कॉमन थे, तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सभी 5 ईयर प्लान्स के कुछ क्या थे, कॉमन गोल थे, सभी 5 ईयर प्लान के कुछ क्या थे, कॉमन गोल। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है पहले पेपर में, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, प्लान में गोल्स बनाना जरूरी क्यों है। सर प्लान्स में गोल बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही होता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाना कि कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूज करें गोल्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग करी क्यों जाती है, गोल्स अचीव करने के लिए, तो अगर गोल ही नहीं है तो प्लानिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, क्या आंसर लिखोगे आप, बोलोगे प्लानिंग, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजी, planning can be defined as a strategy to allocate scarce resources, to allocate scarce resources to achieve goals of a country, to achieve goals of a country। इसलिए प्लानिंग में गोल्स होना जरूरी है। अब सभी 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स क्या थे, तो याद रखना सबसे पहला कॉमन गोल था जीडीपी ग्रोथ। सारे 5 ईयर प्लान क्यों बनाए गए, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए। तो मेन रीजन 5 ईयर प्लानिंग का क्या था, जीडीपी में ग्रोथ लाना। अच्छा आप बोलोगे जीडीपी में ग्रोथ कैसे आ सकती है, तो आप बोलोगे ग्रोथ इन जीडीपी कैन बी अचीव थ्रू इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ आवर कंट्री, through increase in resource base of our country, and growth in GDP can also be achieved through increase in productivity, through increase in productivity by use of innovative technology। तो जब हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करके और रिसोर्स बेस को बढ़ा के जीडीपी को ग्रो कर रहे हैं, तो वही 5 ईयर प्लानिंग का क्या है, वन ऑफ द मेन गोल है। दूसरा मेन गोल क्या है 5 ईयर प्लानिंग का, आप बोलोगे द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इज मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे मॉडर्नाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन क्या है, अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग, अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए अगर कंट्री में बेटर टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है तो वो है टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन। एक है सोशल मॉडर्नाइजेशन। सोशल मॉडर्नाइजेशन होता है लोगों के विचार बदलना। हमारे लोगों में क्या है, हमारी कंट्री में क्या है, लोगों के पुराने ख्यालात होते हैं, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, स्कूल नहीं भेजना, वो तो घर के काम करेगी। इस सोच को बदलना है सोशल मॉडर्नाइजेशन। आप बोलोगे इट मींस चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आउटलुक। क्लियर है क्या?
अच्छा, अब दोनों के एग्जाम्पल लिख के आना। टेक्नोलॉजी अपडेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी कंट्री में, एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और एक हमारी कंट्री में जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ जिसमें आईटी सेक्टर डेवलप हुआ। और सोशल मॉडर्नाइजेशन मतलब उसमें कई सारी चीजें आएंगी जिसमें इंपॉर्टेंट है फीमेल एजुकेशन। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए, अब इसमें बीच में एक टॉपिक और है, वो मैं स्किप कर रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर एग्जाम्स। मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखना है, मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखना है, डोंट वरी। अगला पॉइंट आता है सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। दोनों अलग अलग बातें, मिक्स मत करना। सर अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस के लिए यानी पैसों के लिए हमारी कंट्री किसी और देश पे निर्भर नहीं है और हमारी कंट्री को किसी कंट्री से लोन वगैरह नहीं लेने पड़ रहे, तो वो सेल्फ रिलायंस है। सेल्फ रिलायंस मींस स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन ROW, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन ROW फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये होता है सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी क्या मतलब कि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स, उसके लिए हम ROW पे डिपेंडेंट ना हो। तो सेल्फ सफिशिएंसी मींस स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन ROW फॉर असेंशियल सप्लाईज। बोलो आया? और आपसे कोई पूछे ये दोनों चीजें जरूरी क्यों हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों चीजें जरूरी इसलिए है ताकि हमारी कंट्री की सोवरेनिटी बनी रहे और कोई दूसरा देश हमारी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर ना कर पाए। इसके पीछे रीजन क्या है? बेसिक रीजन इज टू मेंटेन sovereignty. Basic reason is to maintain sovereignty and integrity and avoid political pressures from ROW. क्लियर है क्या? पक्का? अगला पॉइंट चलेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? चौथा कॉमन गोल क्या था 5 ईयर प्लान का? बोले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसका? बोले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? बोले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो आप समझना, सिंपल सा रूल है कि जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं वो सोसाइटी के सारे सेक्शन को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बेनिफिट ऑफ सोशल ग्रोथ मस्ट स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपके क्या याद रखने हैं? आपको कॉमन गोल्स याद रखने हैं ऑफ 5 ईयर प्लान। टोटल कितने कॉमन गोल बनाए मैंने? 4। क्या क्या कॉमन गोल बनाए? जीडीपी में ग्रोथ आ जाए, मॉडर्नाइजेशन हो जाए, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस हो जाए, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो जाए। अब इसमें 2 इशू हैं और दोनों इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको बहुत 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 अच्छे से आने चाहिए। जैसे सबसे पहले एक चीज समझो, सर हमें यह लगा था कि मॉडर्नाइजेशन अगर करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमें क्या लगा था? मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
मतलब हमने सोचा यह था कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉम्प्लीमेंट्री होएगा। कॉम्प्लीमेंट्री होएगा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, मतलब जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करेंगे उतनी ज्यादा जॉब जनरेट होंगी। लेकिन एक्चुअल में हो क्या गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। हुआ क्या, हमारी कंट्री का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो मल्टीनेशनल कंपनीज ने हाईजैक किया। हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज हुई, जिसकी वजह से जीडीपी तो ग्रो हुई बट जॉब जनरेट नहीं हुई, एंड इट कॉज द सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। इसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सोचा तो यह था कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पर हो क्या गए, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो क्या पूछेगा बताओ पेपर में, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री। बोले कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप क्या बोलोगे, हमने सोचा क्या था, हमने सोचा था इफ देयर विल बी मॉडर्नाइजेशन it will increase productivity, which will increase income, which will generate demand for goods and services, leading to higher employment। ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, क्या बोलोगे, ग्रोथ प्रोसेस इन इंडिया, growth process in India was hijacked by multinational companies, and as a result there was increase in GDP without increase in employment। Multinational companies relied on labor intensive techniques। Multinational companies relied on labor intensive techniques। करेक्शन कर रहा हूं, मल्टीनेशनल कंपनीज रिलाइड ऑन capital intensive techniques। This caused the situation of jobless growth in economy। This caused the situation of jobless growth in economy। बोलो आया कि नहीं आया। एक तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये समझना है कि एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दोनों अलग है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का तो मतलब है कि सोसाइटी में हर इंडिविजुअल को इक्वल शेयर ऑफ इनकम मिल रहा है, जो कि फेयर नहीं है। हर जने को इक्वल शेयर ऑफ इनकम कैसे मिल सकता है, एक डॉक्टर को और एक क्लर्क को तो हम सेम प्रॉफिट में शेयर नहीं दे सकते। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि लोगों की इनकम में एक रीजनेबल डिफरेंस आए, जो उनकी क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होना चाहिए, लेकिन उन लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि एक जना तो 10 लाख कमा रहा है और एक जना 50 रुपए कमा रहा है, बस ये नहीं होना चाहिए। तो देखो आपको समझना है इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डिफरेंस। क्या डिफरेंस समझोगे बताओ, आप क्या बोलोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस every individual gets equal share in country's income। ठीक है, तो ये तो फेयर नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। और लिखा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डॉक्टर की और क्लर्क की सैलरी बराबर होगी। फिर आप बोलोगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मींस a situation where there is reasonable differences, there is
रीजनेबल डिफरेंसेस बिटवीन इनकम बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? कर लोगे? कर लोगे क्या? चलो यहां पर आकर अब मेन खत्म होते हैं मेरे, क्या खत्म होते हैं? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो ब्रिटिश रूल आया उससे हमारा इकोनॉमी बर्बाद हो गया। तब 1950 से लेकर 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या ऐसे मेजर्स लिए जिससे एग्रीकल्चर का अच्छा हो, इंडस्ट्रीज का अच्छा हो, या फॉरेन ट्रेड का अच्छा हो, या डेमोग्राफिक सिचुएशन इंप्रूव हो, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आइए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो अब एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? सबसे पहले आप बोलोगे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में लाए लैंड रिफॉर्म्स। क्या लाए? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में क्या लाई? लैंड रिफॉर्म्स। आप बोलोगे लैंड रिफॉर्म्स को क्या बोला जा सकता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट ने क्या लाए? लैंड रिफॉर्म्स लाए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए। अब पेपर में सबसे पहला पूछेगा कि लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर क्यों आई? क्या पूछेगा? लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर क्यों आई? तो अगर पेपर में पूछता है, क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लैंड रिफॉर्म्स। तो आप बोलेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट इक्वालिटी इन, बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट इक्वालिटी इन रूरल एरियाज। बेसिक ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में क्या लाना? इक्वालिटी लाना। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स आए वन बाय वन अपन बात करेंगे। क्या क्या रिफॉर्म्स आए वन बाय वन अपन बात करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स आए? तो आप बोलोगे सबसे पहला लैंड रिफॉर्म आया, देयर वॉज abolition of intermediaries। हाँ जी, क्या? आओ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो भैया, सबसे पहला आप ये समझो, ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था जमींदारी सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। तो आप बोलेंगे जमींदारी सिस्टम was abolished by government to stop exploitation of farmers, to stop exploitation of farmers by zamindars. As a result of abolition of zamindari system, 200 lakh tillers became owners of land। मतलब जो किराएदार बन के पहले रह रहे थे वो जमीन के क्या बन गए? ओनर बन गए। दूसरा क्या आया? गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लगा दी कि एक किसान के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होगा। भाई क्या था? जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लैंड होल्डिंग पे एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि तुम्हारे पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होगा, और जो सरप्लस लैंड था वो लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप बोलोगे गवर्नमेंट इंपोज्ड सीलिंग यानी मैक्सिमम लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग्स। इसमें क्या बोलोगे? इसमें आप ये बोलोगे मैक्सिमम लिमिट was fixed
maximum limit was fixed on land holdings and surplus land was distributed to लैंडलेस फार्मर्स। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तीसरा एडवांटेज क्या बोलोगे, मतलब तीसरा लैंड रिफॉर्म क्या बोलोगे? बोले कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। क्या हुआ? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या हुआ? जो लोगों के पास स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, मतलब छोटी छोटी जमीनें थी इधर उधर, उन सबको सारी जमीन को टुकड़े टुकड़े जो जमीन थी उसके बदले एक जगह सारा लैंड अलॉट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अंडर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड टू फार्मर्स at one place in place of small and fragmented holdings। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की जगह गवर्नमेंट ने एक ही जगह किसानों को जमीन दे दी। अगला मेजर क्या आया? गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में रेंट पे लिमिट लगा दी कि जमींदार किसान से मैक्सिमम रेंट कितना लेगा, और मैक्सिमम रेंट फिक्स किया गया 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो इन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट फिक्स्ड मैक्सिमम लिमिट ऑन रेंट was not to exceed 1/3 of value of crops। जो रेंट था वो क्रॉप की वैल्यू के 1/3 से ज्यादा नहीं होना था। एंड लास्ट, गवर्नमेंट प्रमोटेड कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होगा कि जो किसान है वो कलेक्टिवली मिलकर जाएंगे इनपुट्स खरीदने ताकि वो सस्ते में मिले, और जब अपना आउटपुट भी बेचने जाएंगे तो कलेक्टिवली बेचेंगे, इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो अब क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस फार्मर्स विल collectively buy inputs and sell output, which increases bargaining power of farmers। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के लैंड रिफॉर्म्स है। ये सारे के सारे बेटा क्या है? लैंड रिफॉर्म्स है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज समझनी है, गवर्नमेंट हालांकि लैंड रिफॉर्म्स लेकर तो आई लेकिन वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो पेपर में पूछेगा कि लैंड रिफॉर्म्स ठीक से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए, तो उसके आपको मेन दो रीजन देने, रीजन देने। तो आप क्या बोलेंगे? देयर वॉज पार्शियल और ineffective implementation, there was partial or ineffective implementation of land reforms due to majorly two reasons। बोलो आया? पार्शियल या इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन था। सबसे पहला क्या था सर? जमींदारों ने क्या किया? अपने आप को लैंड का ओनर दिखा दिया और बोला हम तो खुद ही किसान है, और जो एक्चुअल किसान थे उनको जमीन से निकाल फेंका। तो पहली चीज जमींदार्स ने क्या करी? जमींदार्स evicted farmers from land and claim to be owners of land। पहला तरीका तो ये था। और दूसरा, गवर्नमेंट ने जो क्या लगाई थी? लैंड के ऊपर सीलिंग लगाई थी। उससे कैसे बचे? लैंडलॉर्ड्स started legal proceedings in court
and it gave them enough time to distribute surplus land to relatives. तो इससे तो आप बचे लैंड सीलिंग से, ये तो लैंड सीलिंग से बचने का तरीका था, और इससे आप बचे अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से, ये जमींदारी सिस्टम से बचने का तरीका था। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए यस और नो। कोई डाउट? बढ़ सकता हूं आगे? आगे चलें। अब आएंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। एक तो क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो अब बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स को ही बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। टेक्निकल रेवोल्यूशन को ही क्या बोला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ग्रीन रेवोल्यूशन तो आता होगा आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आता होगा आपको या नहीं आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में मोटा मोटा क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए गए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। पर इसमें अब एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन याद रखेंगे। पहले आपसे कोई पूछे हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप बोलेंगे एमएस लिखा रखा है ये तो मैंने, एमएस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स भयंकर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भयंकर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ HYV seeds, fertilizers and pesticides along with irrigation। पानी बढ़िया डालो, दवाइयां बढ़िया डालो, खाद बढ़िया डालो, बीज बढ़िया डालो, माल बढ़िया उगाओ, इसी को क्या बोलते थे? ग्रीन रेवोल्यूशन। बोलो आया? फिर आप क्या बोलोगे मेरे नन्हे मुन्नो? आप बोलोगे पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन was to make India self-sufficient in production of food grains। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे। फिर आपसे कोई पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेजेस, आप बोलोगे ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में हुआ, 2 हिस्सों में हुआ रे। बोलोगे फेज वन चला मिड 1960 से 1970 में। फेज 1 कब से कब तक चला? मिड 1960 से मिड 1970s तक। ये मेनली पंजाब में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। ये उन रीजन्स में हुआ जहां पे राइस उगाया जाता था, वीट उगाया जाता था। इसका बेनिफिट मोस्टली रिच फार्मर्स को मिला, जिनके पास पहले से रिसोर्सेज थे टू बाय इनपुट्स। फिर आप बोलोगे दूसरा फेज मिड 1970s से 1980 के बीच में हुआ। इस फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन वाइड स्प्रेड हो गया हमारे देश में।
इसने लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स को कवर किया, इसने लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स को कवर किया, एंड इसमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स so that they can buy inputs. बोलो आया नहीं है? अब देखो मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं. आपसे कोई पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या थे? पहला फीचर, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज हुए. दूसरा फीचर, इसमें फर्टिलाइजर्स यूज हुए. तीसरा फीचर, इसमें पेस्टिसाइड यूज हुए. और चौथा फीचर, ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए हाई इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत थी. आप इसे एकदम आराम से अपनी लैंग्वेज में लिखकर आ जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे. तो आपसे कोई पूछे व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ, व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप बोलेंगे यूज ऑफ HYV सीड्स किया गया, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स किया गया, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स किया गया, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स किया गया, एंड एक्सपेंड किया गया, एंड एक्सपेंशन किया गया ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. ये मेन 4 फीचर हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आपको ध्यान रखने हैं. यहां तक क्लियर है? मेन है ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, गेन्स एंड जो भी उसके डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे, वो आपको आने चाहिए. यहां तक क्लियर है क्या? पहले बता दो. डन है? या आप ये मान के चलो मोटा मोटी इस चार्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन की सारी मेन बातें कवर्ड हैं. थोड़ा बहुत आप अपना सोच के भी लिख कर आओगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, आराम से स्कोर हो जाएगा. आगे आओ. अब पेपर में पूछे गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे, मतलब पेपर में आपसे पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या थे, तो सबसे पहला फायदा बोलोगे कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई? प्रोडक्टिविटी. आप बोलोगे इट लेड टू स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. देयर हैज बीन अ substantial jump, there has been a substantial jump in crop productivity due to use of high yielding variety of seeds. दूसरा एडवांटेज क्या बोलोगे? एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ. एरिया अंडर कल्टीवेशन को बोलते हैं एकरेज. क्या बोलते हैं? एकरेज. तो आप बोलोगे इट लेड टू substantial rise in acreage, that is area under cultivation was increased. क्लियर है क्या? इसका रीजन था बिकॉज यूज ऑफ HYV सीड्स reduced time gap between sowing of seeds and harvesting of crops. सर देखो, हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग में टाइम कम होने से ये चीज हो गई, क्या चीज हो गई टाइम कम करने से? कि बेसिकली पहले जिस खेत में एक ही बार खेती हो पाती थी पूरे साल में, उसी खेत पे 2-2, 3-3 बार खेती होने लगी. तो सोचो एक खेत 2 हेक्टेयर का है, उस पर एक ही बार खेती हुई तो कितना लैंड खेती में गया? 2 एकड़. अब उसी लैंड पे 3 बार खेती कर डाली एक ही साल में, तो 2 बार, एक बार खेती हुई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार,
तो पहले जहां 2 एकड़ एरिया पे खेती हुई, अब क्योंकि एक ही लैंड पे 3 बार खेती हो गई तो एरिया हो गया 6 एकड़। लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में समझाना जरूरी था, मैंने समझाया। अगला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट लेड टू शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming, it led to shift from subsistence farming to commercial farming। देखो subsistence farming का मतलब होता है सिर्फ इतना प्रोड्यूस ग्रो करना जिनसे आपकी नीड पूरी हो, और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है मार्केटेबल सरप्लस को मार्केट में जाके बेचना जिससे फार्मर को क्या जनरेट हो, एडिशनल इनकम जनरेट। और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, टोटल आउटपुट जितना आपने फार्म पे ग्रो किया माइनस जितना फार्मर को अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे, कमर्शियल फार्मिंग मींस सेल ऑफ मार्केटेबल सरप्लस इन मार्केट टू जनरेट additional income for farmers। Marketable surplus is a difference between total output on farm minus कंजम्पशन रिक्वायर्ड, या आउटपुट रिक्वायर्ड लिख लो, माइनस आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर सबसिस्टेंस ऑफ फार्मर एंड हिज फैमिली। बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना भी अगर आप याद रख लोगे तो यहां पर आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? और 2 बातें और इसमें याद रखनी है। एक, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया, चेंज ऑफ आउटलुक टू कमर्शियल फार्मिंग। क्या हो गया? चेंज ऑफ आउटलुक टू कमर्शियल फार्मिंग। फार्मर का आउटलुक ये हो गया कि मैं क्या करूंगा, कमर्शियल फार्मिंग करूंगा। और एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि इससे इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट in production of food grains। India became self-sufficient in production of food grains and it also created buffer stock। buffer stock क्या आता है अलग से शॉर्ट नोट बना के समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पेपर में अगर एडवांटेजेस ऑफ या गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछता है तो 5 पॉइंट आपको लिखकर आने पड़ेंगे। बफर स्टॉक पे अभी अलग से बात करता हूं। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड।